वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज जो हम नावल स्टार्ट करने वाले हैं वो है सितमगार महबूब नेरा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा नावल जो है वो रीड करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नावल है ये 300 पेजेस का है। और जो नावल आप लोग बताएंगे, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा हुई तो हम क्या करेंगे, हम लोग कुरान अंदाज़ी किया करेंगे और एक पर्ची निकाला करेंगे, और जो भी नावल निकला करेगा जिसका भी हम वो वाला रीड कर दिया करेंगे। और नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नावल जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो है वो अब बिल्कुल एक रूटीन से आया करेंगे। एक दिन नावल की वीडियो और एक दिन हेयर स्टाइल की वीडियो जो है वो हम अपलोड किया करेंगे। वो लड़खड़ाता हुआ रात के 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो सामने ही इसका बाप बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपने बाप को देखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाकर चलने लगा, ताकि इन्हें पता न चले, ताकि इन्हें ये ना पता चले कि इसने शराब पी है। और अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करने लगा, जो नींद की कमी की वजह से सुरख अंगार हुई पड़ी थी। इसका बाप जो टीवी पर मैच देखकर इसका इंतज़ार कर रहा था, इसे आता देखकर मैच की आवाज़ हल्की की और इसकी जानिब देखा, जो अपने कदम ज़मीन पर जमाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर हल्का हल्का लड़खड़ा रहा था। आइए शाहजैन साहब, ज़रा अपने बाप के आगे हाजिर तो लगवाएं, वरना तो तुम्हें घर वालों से मिलने की अब फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह को तुम सोए होते हो और रात को शराब पीकर सड़कों की खाद छाकर आ जाते हो। घर की खामोश फिजा में तैमूर साहब की आवाज़ गूंजी। डैड, सुबह बात करेंगे, मैं अब थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। शाहजैन ने अपने बाप की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कल सुबह 8 बजे तुम मुझे स्टडी रूम में मिलोगे। अगर तुम ना आए तो याद रखना, तुम्हारा बैंक अकाउंट 10 बजे तुम्हें बंद मिलेगा। तैमूर साहब अपनी करख्त आवाज़ में बोले, ठीक है डैड, फिर सुबह को मिलते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। शाहजैन अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला और अपने कमरे में जाकर बेड पर ढेर हो गया। जबकि इसके इस तरह जाने पर तैमूर साहब भी गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। ये एक छोटी सी गली का मंजर था, हर तरफ पानी और कचरा जगह जगह इकट्ठा था। इसी गली के एक छोटे मकान में एक लड़की अपने भाई को अपनी आगोश में लिए अपनी ना ख़त्म होने वाली सोचों में गुम थी। रात के तीसरे पहर भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस मासूम ने तो खुद अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखा था, जब इसे इसके छोटे भाई के साथ घर से निकाल दिया गया था। वो महलों में रहने वाली लड़की बिना किसी कसूर के इस छोटे से मकान पर रहने पर मजबूर थी। अभी तो इसने ख्वाब देखना शुरू ही किए थे। वो अपनी सोचों में गुम थी कि कब इस पर नींद मेहरबान हुई, इसे पता ही नहीं चला, और वो ख्वाबों की दुनिया में सैर करने चली गई। सुबह इसकी आंख किसी के बुलाने पर खुली। इसने अपनी आंख खोलकर देखा तो इसका भाई इसे बुला रहा था। क्या हुआ हादी, क्यों बुला रहे हो? थोड़ी देर और सोने दो मुझे, रात को लेट सोई थी, इसने करवट बदलते हुए कहा। एनी आपी, उठो, मुझे भूख लग रही है, कुछ बना कर दो, फिर सो जाना। और आपने आज मेरा एडमिशन भी तो करवाना है और नौकरी के लिए भी जाना है। हादी की मासूम आवाज़ इसके कानों में गूंजी तो इसकी बात सुनकर इसकी नींद भाग उठी। वो तो भूल ही गई थी कि आज इसे हादी का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवाना है, मगर सरकारी स्कूल का सोचकर ही इसका दिल टूट सा गया। वो तो पहले शहर के मशहूर और महंगे तरीन स्कूल में पढ़ता था, मगर अपनों की सितम ज़रफ़ी के वो आज ऐसे हालात में थे। अच्छा हादी, मैं उठ गई हूँ, मुंह हाथ धोकर तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, तब तक तुम खाने वाली दुकान से दूध ले आओ। मेरे सर में दर्द है और मैं चाय पी लूँगी, और तुम्हें चाय के साथ पराठा बना दूँगी, पैसे मेरे पर्स से ले लो। एनी ने अपने बालों को जूड़े की शक्ल देते हुए हादी से कहा और मुंह हाथ धोने चलेगी। वो जब फ्रेश होकर आई तब तक हादी दूध लेकर आ चुका था। इसने जल्दी से चाय बनाई और आटा गूंदकर अपने और हादी के लिए पराठे बनाने लगी। 2 हफ्ते पहले की बात थी कि इसे आटा गूंदना भी सही से नहीं आता था। रोटियां भी अजीबो शक्ल की बनाती थी, मगर अब रोटियां गुजारे लायक बना लेती थी। नाश्ता करने के बाद वो हादी को लेकर इसका एडमिशन
घर से दूर एक सरकारी स्कूल में करवाने चली गई। वह दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक से उठा, खानखान नज़रों से दरवाजे को घूरा, जैसे दरवाजे के पास शख्स को अपनी नज़रों से सालिम निकलने का इरादा हो। वो अपने दुखते सर से उठा और दरवाज़ा खोला, जहां इनके घर का मुलाजिम खड़ा था। मुलाजिम ने इसे दरवाज़ा खोलते देखा और जल्दी से कहा, वो सर तैमूर ने कहा है कि आपको याद करवा दे कि 8 बजे आप स्टडी रूम में मौजूद हो। याद है मुझे, और आइंदा के बाद ऐसे दरवाज़ा बजाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मेरे लिए फ़ौरन से लींबू पानी लेकर आओ और दरवाज़ा बजाने की बजाय टेबल पर ग्लास रख जाना, शाहजैन ने गुस्से से कहा और अपने दर से फटे सर के साथ शावर लेने चला गया। जब वो शावर लेकर आया तो मेज़ पर मौजूद लीमू ग्लास उठाकर एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। इसने अपने बाल सुखाए और अपने बाप से मिलने स्टडी रूम में चला गया। इसने दरवाज़ा नॉक किया और इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुआ। तैमूर साहब कुर्सी पर बैठे अपने सामने मौजूद पर रखी किसी फ़ाइल का मुतालिया कर रहे थे। शाहजैन को आता देखकर इन्होंने अपनी फ़ाइल बंद की और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर इसे बैठने का इशारा किया। मैं सीधी बात करूंगा शाहजैन, मुझे तुम्हारा ये नया लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले तो तुम सिर्फ रात देर तक बाहर रहते थे, मगर अब तो हद हो गई। तुम शराब भी पीने लगे। मुझे लगा था कि तुम चाहे जो मर्जी करो, मगर शराब जैसी घटिया चीज़ को हाथ भी नहीं लगाओगे। मुझे देख लो, कितने अरसे से बिजनेसमैन हूँ। कभी जो किसी पार्टी में तुमने मुझे शराब पीते देखा तो क्या हाथ लगाते भी देखा है? मुझे तो तुम्हें बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। एक शराबी कैसे मेरा बेटा हो सकता है? हाँ बोलो, अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, अभी। शाहजैन के बैठते ही तैमूर साहब इस पर बरस पड़े। वो चाहे जितने भी मॉडर्न हो गए हों, मगर शराब से सख्त नफरत थी। डैड, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्यों दोस्तों की बातों में आकर पी गया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। डैड, आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। इसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए शर्मिंदगी से कहा। वो पहले तो शराब नहीं पीता था, मगर कुछ दिनों से इसके दोस्त किसी न किसी बहाने इसे पीने पर मजबूर कर देते। वो जानता था कि इसका पता भी कसूर है, वो क्यों इन बातों में आ जाता है। सॉरी, इसका अपना भी कसूर है, वो क्यों इन बातों में आ जाता है। हाँ, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें कुछ भी पता ही नहीं। मैं ये तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ शाहजैन। इसके बाद जो करूँगा वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और तुम्हें होश भी है, तुम्हारी जान से प्यारी बहन की टांग 2 दिन पहले टूट चुकी है। तैमूर साहब गुस्से से बोले, क्या? कश्यप की टांग? क्या कश्यप की टांग टूट गई? और मुझे किसी ने बताया भी गवारा नहीं किया? कैसी है अब वो, और कहाँ है? और इसकी टांग कैसे टूटी? अपनी जान से प्यारी बहन के बारे में सुनकर वो भी गुस्से से बोला। सीढ़ियों से अपनी दाएं टांग के बल गिरी है, वही टांग टूटी है। कल शाम को ही हॉस्पिटल से वापस आई है, अपने कमरे में मौजूद है। अभी सिर्फ एक नज़र इसे देख लो। सो रही होगी, वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आकर इसे मिल लेना। तैमूर साहब अपनी फ़ाइल को दोबारा खोलते हुए बोले, अच्छा ठीक है, मैं इसे एक नज़र देख लूँ, फिर वापस आकर इससे बात करूँगा। शाहजैन उठते हुए गोया हुआ कश्यप को देखने इसके कमरे की जानिब जाने लगा और इसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर दाखिल हुआ। कश्यप का कमरा पर्पल और सफ़ेद रंग का था, क्योंकि इसे ये दोनों रंग बहुत पसंद थे। कमरे के दरमियान में कॉइन साइज बेड और इसके दाएं तरफ खिड़की मौजूद थी, जबकि खिड़की के करीब एक स्टडी टेबल मौजूद था। बेड के सामने 2 छोटे सोफे और इसके सामने शीशे का मेज़, जबकि इससे थोड़े फासले पर एक बड़ी सी अलमारी कमरे में बनी हुई थी। कमरे के बाएं तरफ वॉशरूम का दरवाज़ा था। मुकम्मल तौर पर कमरा बहुत खूबसूरत लगा था। शाहजैन कश्यप के करीब गया और इसका चेहरा देखा, जो नाइट क्लब की रोशनी में जर्द लग रहा था, जबकि टांग इसकी कंफर्ट में छुपी हुई थी, जिसकी वजह से वो इसकी टांग ना देख सका। इसने अपनी मासूम सी गुड़िया के माथे पर हल्का सा बोसा दिया, इस पर कंफर्ट सही करके सही से बाहर चला गया। तुम चाहते हो मैं ये डेट छोड़ दूं? एक ऐसी वजह बताऊं जिसके बदले में तुम्हें ये डील दे दूं। हाशिम ने टांग पर टांग जमाए अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए अपने सामने मौजूद अहमद जमान से पूछा,
तुम जानते थे कि हम लॉस हो रहे हैं। हमारे लिए ये डील कितनी ज़रूरी है, मगर फिर भी तुमने ये डील ली। कम से कम ये लिहाज कर लेते कि कभी दोस्त भी थे हम। शायद तुम भूल गए हो तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें कितना साथ दिया। इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए वो डील हमारी कंपनी को दे दो। अहमद ने हाशिम को देखते हुए कहा, जो कभी इसका जिगरी दोस्त हुआ करता था, मगर जब दोस्ती में एतबार ख़त्म हो जाए तो गलतफहमियां जन्म लेने में देर नहीं लगती। और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मगर अब वो इसे अपने सामने एक डील की भीख मांगने पर मजबूर कर रहा था। अगर अपने घर वालों की फिक्र ना होती तो वो कभी भी यहाँ मौजूद ना होता, मगर वो फिर भी अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझसे ज़रूर मिलने आओगे। आखिर को ये डील तुम्हारी कंपनी को बचाने का सबसे बढ़िया जरिया है। कभी भी ये डील तुम्हें ना देता, मगर तुम जैसे कमज़र्फ इंसान ने अपना एहसान याद दिला दिया, तो इसके बदले में ये डील तुम्हारी हुई। मगर आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाशिम की सर्द आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो इसकी डील वाली बात सुनकर जहाँ इसे खुशी महसूस हुई, वहाँ इसकी अगली बात सुनकर इसे दुख भी हुआ। कुर्सी से उठकर अपना सर नफ़ी में हिलाकर वो हाशिम की तरफ देखता हुआ बोला, तुम जो मर्ज़ी कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत हो तो याद रखना कि तुम्हारा ये दोस्त तब भी तुम्हारे साथ होगा। और मुझे यकीन है जब तुम्हें हकीकत का अंदाज़ा होगा तुम ज़रूर मेरे पास आओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। अल्लाह हाफिज़। अपनी बात मुकम्मल करके अहमद साहब इसका जवाब सुने बगैर वहाँ से चले गए। हाशिम ने इसकी बात सुनकर गुस्से से अपने हाथ में मौजूद पेपर ज़मीन पर फेंक दिए, मगर गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने जानबूझकर ये डील ली थी ताकि इसके पास आकर डील लेने के लिए मिन्नतें करे और इसकी आना को सुकून मिलेगा, मगर वो तो इसको बेचैन कर गया था। वो खिड़की में खड़ी हल्की हल्की बारिश होती हुई देख रही थी। हाथ में चाय का कप पकड़े खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके खुली खिड़की से इसके वजूद से टकरा रहे थे। अब बारिश तेज़ होना शुरू हो गई और बारिश इसे भिगो रही थी। बारिश के मुसलसल पड़े कतरों की वजह से वो खिड़की को बंद करके अपने बेड पर बैठकर टेक लगाकर आंखें मूंद गई। इसे आज फिर इस सितमगर की याद आ गई जिसने इसके वजूद की नफ़ी करने में ज़रा भी देर ना लगाई। और इस सितमगर की बीवी ने जो इसे बड़े में जलील किया, इसकी वजह से कोई इससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबके मुताबिक वो लड़कियों पर डोरे डालती थी और इसने कभी इस सितमगर से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ भी ना किया। अभी वो कुछ और सोचती कोई दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। अलिशबा, मेरी जान क्या कर रही हो? रमना बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली, अम्मी जान, कुछ भी नहीं कर रही, मैं बस बारिश एंजॉय कर रही थी। फिर बारिश तेज़ हो गई तो सोचा अब थोड़ी देर आराम कर लूँ। आपको कोई काम था? अलिशबा रमना बेगम से बोली, जो अब इसके करीब बैठ गई। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की थी, वो चाहते हैं तुम अपनी स्टडी दोबारा शुरू करो। आखिर कब तक यूं ही इस कमरे में बंद होगी? जो हो गया है इसे भूल जाओ आली, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। अब 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था तुम हवेली से कभी बाहर ही नहीं गई, और कमरे से भी जब बहुत ज़रूरी काम होता है तब निकलती हो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं आली, और तुम्हारे भाई अरकम भी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं। वो भी चाहते हैं कि तुम अब इन सब से बाहर आ जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। रमना बेगम अलिशबा को अपने साथ लगाए बोली, ठीक है अम्मी, भाई को कहिए कि मेरा एडमिशन करवाएं। मैं दोबारा अपनी स्टडी शुरू करना चाहती हूँ। आप लोग मेरी फ़िक्र मत करें, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाऊंगी। अलिशबा रमना बेगम की गोद में सर रखते हुए बोली, शाबाश मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे इस फैसले से और तुम्हारे बाबा और भाई भी सुनकर खुश होंगे। रमना बेगम इसके माथे पर बोसा देते हुए खुशी से बोली। एनी हादी का एडमिशन करवाकर अभी वापस आई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया, दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने वाले घर से अम्मा जन्नत खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? अम्मा जन्नत घर में दाखिल होते हुए बोली।
अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? एनी ने जवाब देते ही इनसे भी हाल चाल पूछ डाला और साथ ही हादी को इशारे से जूस लेने भेजा। मैं भी ठीक हूँ बेटा, इधर आओ मेरे पास, मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मा की बात सुनकर एनी इनके साथ बैठ गई तो अम्मा बोली, तुमने बताया था तुम्हें पैसों के लिए काम की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए एक काम लाई हूँ। मेरी एक जानने वाली एक बड़े घर में काम करती है। इनके घर की छोटी बेटी की टांग टूट गई है। इसके काम के लिए इन्हें एक लड़की की ज़रूरत है जो इसके सारे काम कर सके और देखभाल कर सके। मैंने तेरा बताया था तो वो कह रहे थे कि वो सुबह आएगी। अगर तुमने काम करना है तो वो तुझे साथ ले जाएगी। अब तू बता, तो काम करना चाहती है? काम सुथरा है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। एनी इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। इसे ये काम अच्छा लगा था, इसलिए अम्मा को फ़ौरन बोली, अम्मा ठीक है, कल जब वो आए तो मुझे अपने साथ ले जाएं। इसके जवाब देने के बाद ही हादी अम्मा के लिए जूस ले आया। खुश रह बेटा, अम्मा जूस पीते हुए बोली। वो कुछ दिन पहले इनसे मिली थी, तब एनी ने इन्हें किसी काम के लिए कहा था। तलीम तो इसकी अभी पूरी नहीं थी जो इसे कोई नौकरी देता। इस वजह से वो लोगों के घर काम करके अपनी तालीम दोबारा शुरू करना चाहती थी। इसने इसी साल बीएससी में एडमिशन लिया था, मगर पैसे ना होने की वजह से वो प्राइवेट पढ़ने का सोच रही थी। वो सबसे बड़ी टेंशन तो इसे हादी की बात की हुई थी। पहले हफ्ते तो वो यहाँ रहकर बीमार पड़ गया, मगर इसने एक दफ़ा भी किसी से